प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य समाज के निर्माता प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रेमचंद जी कौन थे और उनके बारे में। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव, कहाँ पर, बनारस के में हुआ था। उनका मूल नाम जो था धनपत राय था। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में बीता, कमियों में, अभाव मतलब कमियों में, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, अर्थात ये इस दुनिया से ये चले गए। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भाग संकलित हैं। उसमें कितने भागों में विभाजित किया है? 8। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। किस किस का संपादन किया? कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। बिल्कुल सही माना उन्होंने। और उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, उन्होंने जैसा जिसको देखा और उसी की उन्होंने अभिव्यक्ति कर कथा साहित्य में आज भी उनकी मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, किस किस की? किसान और मजदूर की। दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनकी रचनाओं के मूल विषय क्या हैं? कि किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण और स्त्री की समाज में दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। प्रेमचंद का कथा साहित्य संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी सरल भाषा सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी कौन कौन से इनके प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है बार बार। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। चलिए दो बैलों की कथा पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। क्या कहा इन्होंने? बुद्धिहीन। किसको? गधे को। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? गधा। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। कौन सा? सहिष्णुता की भावना ने। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना आपने देखा है ना कभी सुना होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख कौन सा महीना? चैत के बाद आता है बैसाख, देसी महीने का वर्णन किया गया है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा।
उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद रूप से छाया रहता है। विषाद होता है दुख सा, चेहरे पर खुशी न होना। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब बहुत ऊंची कोटि में, पराकाष्ठा मतलब बहुत ऊंची कोटि में, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। क्या कहा लेखक ने कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुण है, ऐसा अनादर कहीं हमने नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, इसका भी वर्णन किया है इन्होंने। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते। ये उस समय का वर्णन है जिस समय प्रेमचंद जी ने ये कथा लिखी थी। 4 पैसे उसमें के लिए बचा कर रखते हैं, ये उन्होंने उस कहानी के उस बीच में जोड़ दिया है। जो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से, ये मुहावरे का प्रयोग है बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो सभ्य कहलाते। क्या कहा, अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देते तो वो शायद क्या कहलाते, पत्थर बड़ा रूप होता है और ईंट छोटी होती है, तो वो क्या कहलाते, सभ्य कहलाते। जापान की मिसाइल भी हमारे सामने है। एक ही विजय ने उसे सारे की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन फिर आ गया लेखक गधे पर। गधे का छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है। जो उससे छोटा भाई किसे कहा, बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ और सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा ही है। झुर्री के पास जो बैल थे वो काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। उनकी जाति कौन सी थी, काछी जाति थी, ठीक है। नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर। उनकी जाति कौन सी थी, पछाई जाति। झुर्री काछी के दोनों बैलों के नाम थे। झुर्री काछी एक व्यक्ति है जिसका नाम है झुर्री काछी, उसके बैल थे हीरा और मोती। दोनों जो पछाई जाति के थे, सुंदर थे और काम में चौकस, डील डाल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, प्रेम आदि बन गया, घनिष्ठता हो गई, मित्रता आ गई। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे की मूक भाषा में विचार विनिमय करते। कौन सी भाषा में विचार विनिमय करते, पशु हैं बोल तो सकते नहीं, अपनी मूक भाषा में ही एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। हम यह कह नहीं सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने में सचमुच मनुष्य जो है वंचित रह गया है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों अपने सींग भी मिला लेते थे और वे विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, एक दूसरे से लड़ाई विग्रह करने से नहीं, विनोद प्यार के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों की घनिष्ठता में होते होते धोल धप्पा होने लग जाता है। जैसे मित्र आप लोग धोल धप्पा खेलते हो ना, उसी तरह से दोनों बैलों में भी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी महसूस होती होगी। आपने देखा होगा आप मित्रों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो उसी तरह जो है प्रेमचंद जी ने बैलों के बारे में भी बताया है। जिसके बिना दोस्ती जो है फुसफुसी सी, हल्की सी महसूस होती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। देखो दोनों में कितनी वो थी, एक दूसरे को ज़्यादा परेशान, ज़्यादा वजन डालने को नहीं देते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान को मिटा लेते थे। नाद होता है खोर, जिसमें पशुओं का चारा डाला जाता है, उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद ही दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। एक मुंह हटाता तो दूसरा भी साथ ही हटा लेता था। दोनों के अंदर इतना वो था
कि अगर एक मुंह हटाता तो दूसरा भी साथ ही हटा लेता था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम ये क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बैलों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें जो है ससुराल क्यों भेजा जा रहा है उनके। अब जो है समझे मालिक ने हमें बेच दिया। किसने सोचा? बैलों ने सोचा। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। किसको? बैलों को। कौन जाने, पर झुरी के साले गया, झुरी के साले का नाम क्या बच्चों? गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई जो था वो उनको ले जाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। पीछे से हाँकता, दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता दोनों सींगे नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अब देखिए क्या कहा लेखक ने, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। किससे पूछते? वो झुरी से पूछते जो मालिक था। हमने तुम्हारी सेवा में कोई कमी तो कसर तो नहीं छोड़ी है। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हम तो कुछ और काम कर लेते। उन्होंने सोचा कि उन्हें बेचा जा रहा है गोई के द्वारा। हमने तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल किया है। तुम्हारी चाकरी में तुम्हारी सेवा करते करते हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो भी हमें खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर भी तुम हमें जालिम के हाथों, क्या कहा उन्होंने? गोई को क्या कहा? जालिम, जालिम के हाथी क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि मालिक के द्वारा दूसरे स्थान पर भेजा गया था। जैसे हमें कहीं दूसरे स्थान पर भेजा जाए तो क्या हमारा एकदम से मन लग पाता है? बिल्कुल नहीं लग पाता। और उन्हें अपना घर, जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वह आज उनसे छूट गया है। जैसे लड़कियों को शादी के बाद विदा कर दिया जाता है तो लड़कियां काफ़ी दिन तक जो है अपने मायके को नहीं भूल पाती हैं। हर समय उन्हें हर पल अपने घर की याद आती रहती है। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने जैसे लग रहे थे। दोनों अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। तो उन्होंने देखो कैसे जो है सब लोग जो है गांव में सो गए, तो उन्होंने अपनी जो है वो रस्सी तोड़वा डाली और घर की तरफ दौड़ पड़े। पगहे मजबूत थे, पगहे जिनसे उनको बांध रखा था वो क्या थे? मजबूत थे। अनुमान हो सकता है कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में इनकी सारी रस्सियां टूट गई। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। क्या देखा झुरी ने? कि दोनों बैल जो है अपनी नाद पर खड़े हैं। दोनों गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह क्यों कर रहे थे? कि उसने जो है दूसरे के हाथों बेच दिया था। स्नेह क्यों था? प्यार क्यों था? क्योंकि वो झुर्री से प्यार करते थे, स्नेह रखते थे, और इसलिए विद्रोह भरा स्नेह, जिसमें एक आग की तरह, लड़ाई की तरह कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो विद्रोह था और स्नेह झलक रहा था। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्यार से जो है प्रसन्न हो गया, दौड़कर गले लगा लिया। क्योंकि जो जिसका जीव होता है वो उसके साथ इतना प्रेम, इतना लगाव हो जाता है कि वो उसे छोड़ने में उसका दिल दहक उठता है, परेशान हो उठता है कि मैं कैसे अपनी जान को दूसरे को दे रहा हूँ, जो मेरे साथ मेरे उसमें हल चराने में, मेरी खेती उपजाने में मेरी पूरी मदद करते हैं। अब प्रेम से आलिंगन किया, दोनों को लिपट गया। चुंबन का यह दृश्य जो था बहुत ही मनोहर था, मन को लुभावने वाला था। घर और गांव के लड़के अब जमा हो गए इस बात को देखकर, और उन्होंने क्या किया? तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। किसका किया? दोनों बैलों का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी।
अब जो है गांव में कभी इतिहास में ऐसी घटना किसी ने ना देखी थी न सुनी थी, उनके लिए ये घटना जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुओं को वीरों का अभिनंदन पत्र देंगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, तो कोई भूसा लेकर आया। तो इस तरह से सभी गांव के बच्चों ने उनका अभिनंदन किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने से किसी को साहस न हुआ। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वो जल भून उठी। बोली, कैसे नमक हराम है। और एक दिन वहाँ काम नहीं किया गया, भाग खड़े हुए। झुर्री अपने बैलों पर यह आक्षेप, जो उसने आक्षेप लगाया, कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, तो ये उसको सहन नहीं हुआ। झुर्री को उसने कहा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? बेचारे भूखे प्यासे थे, इसलिए भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, क्या कहा? बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो कोई खिलाना पिलाना जानता ही नहीं है तुम्हारे सिवा। झुर्री ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? बिल्कुल सही कहा उसने, कोई गलत थोड़ी ना कहा। स्त्री चिड़ी भागी, इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं कि तुम जो है बुद्धू हो, अपने बैलों से इतना लाड प्यार, इतना सहलानापन करते हो। वे तो रगड़ कर जोतते हैं, मतलब जो है जितनी उनके अंदर जान है उनसे अधिक परिश्रम लेते हैं। दोनों ठहरे कामचोर। क्या कहा झुर्री की पत्नी ने? कामचोर बोल दिया बैलों को। भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी। किसने कहा? झुर्री की पत्नी ने कहा। अब देखिए, अब देखूं कहाँ से इन्हें मिलता है सूखे भूसे के सिवा, चाहे ये मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही मिला, बेचारों को कुछ ना मिला। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झुर्री ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार डालेगी। किसने कहा? बेचारे मजूर ने कहा। मजदूर चुरा कर डाला। क्या कहा झुर्री ने? कि निकाल ला चोरी से। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही सी कहोगे, कि मतलब फिर जो है जब वो बोलेंगी तो साथ में आप भी उनके साथ ही उसी की तरह ही मुझे बोलोगे। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत लिया। 2-4 बारी मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। मोती थोड़ा स्वभाव का उग्र था। क्या था? उग्र। और हीरा थोड़ा सा स्वभाव का नर्म था, वह ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा चारा, दोनों बैल, खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब झुर्री उनको कभी भी नहीं मारता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे? क्योंकि ये तो बहुत निर्दयी लोग थे। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते, सिर्फ वो टिटकारी करता था और कभी मारता नहीं था। और यहाँ पर मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी मिला रूखा सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, क्योंकि वो इतनी मार पिटाई हुई बेचारों की, तो उनको अच्छा ही नहीं लगा। दूसरा दिन आया तो गया ने बैलों को हल में जोत लिया। दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। दोनों में यही नज़र आ रहा ना कितनी घनिष्ठ मित्र थे वो, कि उन दोनों ने वहाँ पर खेत में हल जोतने के लिए जब वो लेकर गया तो दोनों ने बिल्कुल भी पाँव नहीं उठाए। अब मारते मारते वो गया, थक गया, पर उन्होंने पैर नहीं उठाए।
एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। नाक पे कितना दर्द होता है। तो हीरा वैसे भी स्वभाव का नर्म था, तो मोती को गुस्सा आ गया और काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भाग चला। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, अर्थात भाग चले जाते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्योंकि पहले भागे फिर दोबारा से हमें पकड़ कर लाया गया। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। किसने कहा? मोती ने कहा। मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो अब की बार बहुत मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब बैल का जीवन मिला है तो मार तो पड़नी है और काम करना है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही डालूंगा। मुझे मारेगा तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम तो उसको भी भोगना पड़ेगा ना। अब नहीं, हमारी जाति का यही धर्म नहीं है। किसने कहा? हीरा ने कहा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अपने गुस्से को क्रोध काबू करके रह गया। अब दोनों जो है उन दोनों को अब पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं मोती भी पलट मारता, मोती भी उनको ठिकाने लगा देता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त इस बात को टाल जाना ही मसलहत है। उर्दू का शब्द है कि इस समय इनसे पंगा न लेना, अपनी ही जान को बचाना है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े बेचारे। घर के लोग भोजन कर रहे हैं और उस वक्त एक छोटी सी लड़कियां 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती इतने बड़े जीव की, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। क्या कहा बैलों ने? कि यहाँ भी किसी के अंदर स्नेह, प्यार और ममता का भाव है। इसलिए लड़की भली थी, भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की किसकी थी? भैरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों के प्रति उसके मन में आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान में बांध कर दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम का इस प्रसाद, कौन सा प्रेम के प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह मतलब एक लड़ाई की आग, विद्रोह की, आक्रमण की, गुस्से की। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? किसने कहा? मोती ने कहा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं? अब क्या कहा उसने कि उसको नहीं, मालिक को नहीं, तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। किसने कहा? हीरा ने कहा कि हमें औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह भूल जाते हो तुम किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें कि तुम तो किसी तरह से ऐसे समय में निकलने ही नहीं देते। मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। क्या कहा? कि थोड़ा चबा लो फिर टूट जाएगी।
रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई प्रेम के वात्सल्य में। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। वो उनकी भावनाओं को समझ गई। लड़की जो है उनकी भावनाओं को समझ गई और कहा कि चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने जो गले में रस्सी थी, गराव जो है पट्टा, वो खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने कहा अपनी भाषा में, पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। कौन चिल्लाई? लड़की। किस वाले बैल? फूफा वाले बैल। कौन से बैल कहा उसने? फूफा वाले बैल। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, बहुत तेज दौड़े। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक के खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह हम भूल गए हैं। तुम बेतहाशा भागो। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? अपना धर्म छोड़ दें क्या? क्योंकि उनका धर्म है सहिष्णुता और दूसरे की मदद करना। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले आते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। किसका अनुभव किया? आज़ादी का। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिरते बच गया और उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा। फिर उसने मोती से मिला। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। सांड जो है बोलता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, एक दूसरे की बगल से झांक रहे थे। सांड तो पूरा ही हाथी है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हाथी के बराबर है। भिड़ना, उससे भिड़ेंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती ही नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। तो जो सांड है उसकी सूरत भी बता दिया उन्होंने, कितनी भयंकर है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। कि सांड है, इसे तो अपना घमंड है, घमंड में चूर है, ये किसी की नहीं सुनेगा। अब कहा उन्होंने, भागना तो कायरता होगी, तो फिर यहीं मरे। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से खड़ेता हूँ, से रंगेद देता हूँ और तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय हमारे पास कोई भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का पूरा तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर
हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया और सांड को क्रोध से आकर पीछे से गिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू सींग उसके चुभा दिए। आखिर बेचारा जोखिम होकर मतलब जख्मी होकर वहाँ से भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। किसका पीछा किया? सांड का पीछा किया। यहाँ तक कि सांड जो है बेदम होकर भाग खड़ा हुआ। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह तो सब ढोंग है, दिखावा है। बैरी तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। बैरी कौन? शत्रु। बैरी किसे कहा गया? शत्रु को। अब घर कैसे पहुँचे यह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़े चले आ रहे थे और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, किनारे पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था और उसके खुर जो कीचड़ में धंसने लगे। भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। चलो बच्चों, इतना ही समझाते हैं और फिर जो है भाग जो है ये 4 जो है बाद में कराऊंगी। अब इतना ही काफ़ी है।